दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो दोस्तों आज उन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी धमक, अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। वो साउथ अफ्रीका में थे, ब्रिक्स समिट अटेंड कर रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ से एक फ़्लाइट ली और वो जा पहुँचे सीधे वहाँ से कहाँ, ग्रीस। हाँ ग्रीस। अब आप सोचेंगे ग्रीस क्यों गए। ग्रीस वो इसलिए गए क्योंकि उन्हें किसी सरफिरे जिहादी, अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेता को टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब देना था। अभी आपको हाल ही में मालूम हुआ होगा कि तुर्की में एक भूकंप आया और हमने वहाँ पर उसकी बहुत मदद की और इनफैक्ट हम वहाँ सबसे पहले जाकर के मदद करने वाले देशों में से एक थे। उसके बावजूद तुर्की ने हमारा ऐसा ना मानते हुए यूएन में जाकर के कश्मीर का मुद्दा उठाया और उस पर पाकिस्तान का पक्ष लिया। तो अब मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ग्रीस गए और ग्रीस का जो समर्थन उन्होंने साइप्रस के मुद्दे पर किया है। अब आप कहेंगे कि साइप्रस का मुद्दा क्या है। साइप्रस का मुद्दा वही है जो भारत और पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मुद्दा है। जैसे कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपनी टांग फंसाई हुई है, वैसे ही ठीक बिल्कुल उसी तरीके से साइप्रस के मुद्दे पर भी तुर्की ने अपने टांग फंसाई हुई है। हुआ क्या था दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था जुलाई 1914 में, तो क्या हुआ कि इसके स्टार्ट होते ही जब मित्र राष्ट्र जो थे वो काफ़ी हावी हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि छोटे मोटे देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर इंग्लैंड ने भी, मतलब यूके ने वहाँ पर पास ही में देखा कि साइप्रस नाम का एक टापू है, तो चढ़ जाओ इस पर। वो चढ़ गए। तो साइप्रस को उन्होंने जैसे ही अपना गुलाम बना लिया और उसके बाद वो उसको जैसे कि भारत को लूटा, बाकी उपनिवेशों को अपने लूटा, वैसे ही उस पर लूटपाट मचा के रखी। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब हमें तो सब कुछ छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, और 1947 आते आते तो उन्होंने लगभग 60-70 देशों को मतलब रिलीज़ करना पड़ा था अपने आप से, क्योंकि अब वो उस लायक नहीं रह गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने कई कंट्रीज छोड़ी थी। अब जब बात आई साइप्रस की, तो जैसे उन्होंने 1947 में हिंदुस्तान को रिलीज़ करते वक्त दो ताकतों में विभाजित कर दिया था, हिंदू और मुसलमान की, तो वैसे ही उन्होंने साइप्रस को भी ईसाई और मुस्लिम डिवाइड में बांट दिया था। डिवाइड एंड रूल की उनकी पुरानी नीति थी, तो उन्होंने वहाँ के मुस्लिमों को भड़काया, वहाँ के ईसाइयों को भड़काया, दंगा करवा दिया काफ़ी। तो जो दक्षिण साइप्रस था वो ईसाई बहुलक हो गया और जो नॉर्थ साइप्रस, उत्तरी साइप्रस था, वो मुस्लिम बहुलक हो गया। अब जो मुस्लिम बहुलक साइप्रस था उस पर नज़र थी तुर्की की, उस वक्त के तुर्की की, क्योंकि तुर्की का मानना था ये ऑटोमन जो एम्पायर उनका था पुराने ज़माने में, ये उसका हिस्सा था, तो इस पर हमारा हक होना चाहिए। और प्लस साइप्रस पर अधिकार होने का मतलब ये बनता है कि आपके भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर आप वहाँ पर अच्छी खासी अपने सागर में चला सकते हो और वहाँ के व्यापार को कंट्रोल कर सकते हो। आने जाने वाली चीज़ों को, कमर्शियल जो शिप्स चलती हैं उन पर आप अपनी मनमर्जी चला सकते हो। तो इस वजह से जब 1960 में ब्रिटेन वहाँ से निकला तो उसको वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ दंगा करवा के चला गया। उसके बाद जो नॉर्थ साइप्रस था उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। फिर बात दोबारा वहीं यूएन में चली गई। यूएन ने बीच में बफर जोन बना दिया, जिस वजह से दोनों जगह के लोग आपस में आसानी से एक दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हैं। वही पासपोर्ट वीज़ा वाला चक्कर भी है, और प्लस एक जो मन में आ जाती है कटुता, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की आ गई है, तो वो कटुता भी है। लेकिन तुर्किया जो था वो चुप नहीं बैठा। उसने क्या किया, वो उसने 1974 में अपनी फोर्स ही वहाँ उतार दी कि हम इस पर कब्जा ही कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ का जो विरोध है वो ग्रीस ने किया कि नहीं, तुम ऐसे कब्जा नहीं कर सकते। और वो अब क्या है कि जो नाटो कंट्रीज़ हैं, ग्रीस भी नाटो का मेंबर है और जो तुर्की है वो भी उसका मेंबर है। अब जो पहले हमला करेगा तो वो उसको हमलावर घोषित करके बाकी नाटो कंट्रीज उसके ऊपर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आर्टिकल 5 नाटो का जो आर्टिकल 5 है वहाँ अपने आप अप्लाई हो जाता है। तो इस चक्कर में तुर्की ने अपनी सेना भेजी, लेकिन वो ज़्यादा एक्शन वहाँ कर नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे ग्रीस आ गया था। तो वहाँ क्या है कि ग्रीस का भी उतना ही दावा है और तुर्की का भी उतना ही दावा है। अब ग्रीस कहता है ये मेरा है और तुर्की कहता है कि ये मेरा है। अब उसमें क्या है कि जो वहाँ की दो राजभाषाएँ हैं साइप्रस की, तो दो राजभाषाएं कौन कौन सी है, ये एक है ग्रीक लैंग्वेज जो ग्रीस में बोली जाती है, और दूसरी है टर्की लैंग्वेज जो यहाँ
उसमें तुर्की में बोली जाती है। तो इस वजह से वहाँ दोनों ही अपना अधिकार समझते हैं और बिल्कुल कश्मीर की तरह मुद्दा फंसा हुआ है, और जो भी उस पर अपना अधिकार ले लेगा उसको भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर अच्छा खासा प्रभुत्व प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रभुत्व की लड़ाई में हालांकि तुर्की हल्का था, लेकिन वो अपने आर्मी फोर्स और बाकी चीज़ों की वजह से वो बहुत आगे चल रहा था। लेकिन अब मोदी जी ने ग्रीस को सपोर्ट करके उसकी जो बढ़त दिलवा दी है, और प्लस आज क्या किया है ग्रीस ने, जो अपना उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, तो उसको वो ऑनर ऑफ जो गार्ड है ऑनर वो उनको दिया है। मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर मतलब सम्मानित किया है। और मोदी जी मतलब सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ऐसा नेता बन गए हैं जिनके पास सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गए। 14 देशों से मोदी जी अब तक सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें से अधिकतर मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। बस हमारे देश के ही मुसलमानों को कुछ अलग तरीके की आग लगी हुई है। खैर वो भी कुछ दिनों में 24 के बाद शांत हो जाएगी। और 2019 के बाद तो 21-22 में तो खैर कोरोना वगैरह आ गया था, वरना 2020 में 4 जो सर्वोच्च अवार्ड मिले थे अलग अलग कंट्रीज़ के। और अगर आप देखोगे पिछले कुछ महीनों में, यानी कि मई में ख़ास तौर से मई में 2 मिले थे, उसके बाद हर महीने कोई ना कोई एक कंट्री उनको एक ना अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे ही रही है। तो इसलिए मोदी का डंका जो है पूरे देश में पूरी दुनिया में बज रहा है। और कुछ लोग अभी भी चाइना और पाकिस्तान की पूंछ पकड़ के नैया पार लगाने की सोच रहे हैं, और वो नहीं लगा, चाहे वो बाइक में, चाहे लद्दाख घूमो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का नाम लो, चाहे कुछ करो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, 2019 में भी मोदी आया था, 2024 में भी मोदी आएगा, और पहले से ज़्यादा सीटों के साथ आएगा। कई लोग सोच रहे हैं कि कमज़ोर हो गया। आज ही मीडिया का सर्वे आया है कि अगर आज इलेक्शन करवा लिए जाएं तो 287 सीट्स मोदी को आ रही हैं, और ये 287 जो सीट्स हैं ये 2024 में जाते जाते 325 के आंकड़े को पार करेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।